जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस न्यू वाले जो थे इनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि N2 3H2 डिवाइजिबल विद 2NH3 एंड ही सेज कि 2 मोल्स इसके लिए स्टार्ट में एंड 6 मोल्स इसके हैं एंड 2.4 मोल्स इसके जो है शुरू में ऐड कर दिए। और फिर इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ होगा 2 - x, जबकि 6 - 3x हुआ होगा एंड 2.4 + 2x हुआ होगा। एंड उसके बाद फिर आपको हिंट दे रहा है कि इट वाज फाउंड दैट नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम। तो ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा इक्विलिब्रियम। इसका मतलब कि 2.x को वो कह रहा है 2.32, तो x की वैल्यू आ जाएगी -0.32। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो 2 - -0.32, 6 - 3 × -0.32 एंड वहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2.4 + 2 × -0.32। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.32, ऐड हो जाएगा ये इसमें। सिमिलरली ये हो जाएगा आपके पास 32 × 3 टाइम्स 132 × 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.96, जबकि इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2.4 - 0.64, 1.76। इनके मोल्स आ गए और वॉल्यूम कंटेनर का 1 डेसीमीटर क्यूब है। तो एक्सप्रेशन में आपके पास Kc = हो जाएगा NH3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एंड नीचे आ जाएगा आपके पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। तो वैल्यूज़ लिखते हैं तो 1.76 का स्क्वायर एंड नीचे आ जाएगा आपके पास 2.32 एंड 6.96 का क्यूब। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इक्वल। ये बात गलत है, वो किसी भी रेशियो में होते हैं 20%, 10%, 9%, 40%, तो इक्वल होना ज़रूरी नहीं है इसका। कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, इट इज़ ट्रू। उसकी वजह कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है = रेट ऑफ रिवर्स, दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए कॉन्सनट्रेशन जो है वो सेम रहती है इन दोनों की। एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड इज़ सेम एज रेट ऑफ रिवर्स, तो दिस इज़ ट्रू। डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे कॉन्सनट्रेशन रिएक्शन प्रोडक्ट की सेम होती है और जो है कांस्टेंट रहती है, और जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड होती है। तो 2 और 3 का मतलब हो गया आपके पास सी इज़ द करेक्ट आंसर। अमाउंट इक्वल नहीं होती, वो किसी भी रेशो में डिकम्पोज हो सकते हैं 20%, 30%। तो हमने जितने भी किसी के भी क्वेश्चन किया, ऐसा नहीं हुआ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट सेम हो। दिस रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक। टेम्परेचर का ज़्यादा कर दें तो टेम्परेचर की तस्वीर आपको बताई थी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एंडो फॉरवर्ड जाता है, तो ये एंडो है, फॉरवर्ड जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, तो अगर आपके पास जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कि Kc आपके पास होता है प्रोडक्ट की रेशो अपॉन रिएक्टेंट की, ये रेशो होती है। अगर फॉरवर्ड जाएगा, यू नो वेरी वेल, और टेम्परेचर से Kc इफेक्ट भी होता है, इसकी अमाउंट बढ़ेगी फॉरवर्ड जाने से प्रोडक्ट की, तो ये जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। दिस इज़ ट्रू। द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इंक्रीज, तो पार्शियल प्रेशर जब उसके मोल्स ज़्यादा हो जाएंगे, फॉरवर्ड जाएगा, इसकी अमाउंट बढ़ेगी प्रोडक्ट की फॉरवर्ड जाने से, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी अनचेंज, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से, सिर्फ कैटेलिस्ट उसको चेंज कर सकता है। तो 1 और 2 मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 से काफ़ी सिमिलर है। तो इसका शुरू में 1 लिया उसने, इसका 3 लिया, इसका 1.98 लिया, और ये था स्टार्ट में। और फिर इक्विलिब्रियम पे 1 - x, 3 - 3x and 1.98 + 2x, and then he says note it down, this much moles of nitrogen present at equilibrium। तो नाइट्रोजन के बारे में बात हो रही है, तो ये रहा हमारे पास नाइट्रोजन और ये रहा हमारे पास इक्विलिब्रियम।
इसका मतलब 1 माइनस एक्स जो है उसको वो कह रहा है कि 1.64। तो ये जो है उधर चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -0.64। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 माइनस -0.64, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू -0.64, जबकि यहाँ पर हो जाएगा 1.98 प्लस 2 इंटू -0.64। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.64। इसको सीधा रखते हैं, दूसरे वाले में हमारे पास हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा इसमें, तो दैट इज़ 0.64 इंटू 3 एंड प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4.92, जबकि द लास्ट वन विल बी 1.98 माइनस 2 इंटू 0.64, 0.7, एंड एक्सप्रेशन में रखेंगे इसको अगर, तो केसी में प्रोडक्ट में आपके पास ये आएगा, इसका कोफिशिएंट 2 है, एंड डायरेक्शन में आपके पास 1.64 आएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, एंड 4.92 इसका कोफिशिएंट 3 है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट हैपन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन इज इंक्रीज्ड एंड द टेम्परेचर इज डिक्रीज। तो दो चीज़ें लेके आ रहा है एंड कह रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलें पहले देखते हैं, अगर हम इसको बढ़ा दें रिएक्टेंट को तो रिएक्शन आगे जाएगा, एंड दूसरी बात एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर उसने कम किया है, तो टेम्परेचर कम करने से ये रिएक्शन फिर आगे जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक था, तो एक्सो जो है कैन बी फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज, दोनों केसेस में ये चीज़ काम कर रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस विल इंक्रीज, यस ट्रू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर इसमें इन्वॉल्व करवा दिया उसने, तो इट इज़ ट्रू कि केसी जो है अगर फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगी, प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली होता है, तो जितनी प्रोडक्ट ज़्यादा होगी उतना केसी भी ज़्यादा होगा। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, तो टेम्परेचर से और कॉन्सेंट्रेशन से एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ कैटलिस्ट से चेंज होती है, ये गलत हो जाएगा, तो 1 एंड 2 मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, विच थिंग इज़ इनकरेक्ट। इंक्रीजिंग प्रेशर गिव हायर यील्ड, तो प्रेशर ज़्यादा करने से आपको पता है कि प्रेशर आपके पास इंक्रीज़ कर रहा है, तो लेस मोल्स की तरफ जाएगा, इस तरफ 2 मोल्स हैं, इस तरफ 3 मोल्स हैं, आगे जाएगा, SO3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, ट्रू। सेकंड, इंक्रीजिंग टेम्परेचर गिव हायर यील्ड ऑफ SO3, सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो, एंड यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो रिएक्शन तो पीछे चला जाएगा, जब पीछे चलेगा इसकी यील्ड कम हो जाएगी, तो दिस इज इनकरेक्ट। एंड द नेक्स्ट, फॉरवर्ड, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर चेंजेस फ्रॉम +4 to +6, तो यहाँ पर बिल्कुल +4 है और यहाँ पर बिल्कुल +6 है, तो ये बात भी ठीक है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो ही आस्क्ड इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट इज अ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड in equilibrium mixture when 2 moles of this and 0.3 moles of this। अच्छा, इक्वेशन लिख लेते हैं, H2 + I2 रिवर्सिबल विथ 2HI। अच्छा, सब गैसेस हैं, केसी अप्लाई होगा, कोई मसला नहीं है इसमें। इसके 2 मोल्स थे, इसके 0.3 मोल्स थे, और इसके मोल्स X हो गए, जो हमें फाइंड करने हैं। मोल्स ऑफ दिस इक्विलिब्रियम व्हेन विद दिस। अच्छा, तो इसको हमें फाइंड करना है। ये इक्विलिब्रियम के मोल्स ही बताए ना, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केसी इज 60। चलें, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा केसी इज इक्वल टू HI कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर डिवाइड बाय H2 कॉन्सेंट्रेशन एंड I2 कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज द वॉल्यूम इज़ नॉट गिवन, तो वॉल्यूम उसका 1 एज्यूम कर लेंगे। केसी की वैल्यू आपके पास 60 है, HI की कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी है,
एंड इसकी कॉस्ट, इसके मोल्स आपको दिए हैं 2/1। जब वॉल्यूम नहीं दिया तो इसको ये कर देंगे, जबकि इसको कर देंगे 0.3/1 वॉल्यूम। और अब आपके पास का आंसर आ रहा है तो 0.3 इंटू 2 एंड इंटू 60, तो ये आ रहा है 36, विच इज़ इक्वल टू एच आई कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। और स्क्वायर को हटाएँ तो हमारे पास एच आई की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, मतलब 36 का इस पूरे का अंडर रूट इस तरह भी करना पड़ेगा आपको, इस तरह भी करना पड़ेगा, तो इस तरफ आंसर आ जाएगा आपके पास 6। 36 का अंडर रूट 36 का मतलब होता है 6, ट्रू। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये कह रहा है कि व्हाट फैक्टर रेट बोल दिया, रेट कीप इन माइंड फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मैटर करती है, ट्रू। रेट के लिए एंथैल्पी चेंज ऑफ डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पीड के ऊपर, एक रूम कांस्टेंट से स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ओनली हो जाएगा डी। रेट पूछा था उसने, तो रेट आपको पता है इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करता है। और जो है आपको ये एंथैल्पी में क्वेश्चन करवाया था, अगर ये दो ग्राफ हैं जिसमें हमने बिल्कुल सेम सेम बनाया है, इनमें से कौन सा फास्ट होगा कौन सा स्लो होगा, डेल्टा एच दोनों का सेम सेम है, तो फास्ट एंड स्लो विल बी डिसाइड बाय एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना फास्ट होगा, और जितना एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना स्लो होगा रेट। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ ओनली फैक्टर विच कैन इफेक्ट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में all are gases and equilibrium partial pressures are given, this and this partial pressure of CO निकालना है। सेट हो गया आपके पास, इसका अगर KP लिख दूँ मैं, तो KP जो है वो होता है आपके पास partial pressure of H2O into partial pressure of CO। कोफिशिएंट कोई नहीं इनका आएगा, यानी तो पावर भी नहीं बनेगी, जबकि यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो H2 एंड CO2 का बता रहा है आपको 10 है, और KP भी आपको बता रहा है इतना है, तो हमने लिख दिया 0.288 KP हो गया। ना इसका पता है ना इसका पता है, x ले लेते हैं इसको, इसका 10 है और इसका भी 10 है, तो अब जो है इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा x², ये नीचे हो जाएगा 100, यहाँ पर 0.288 है, ये 100 इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 28.8 इज इक्वल टू x², जबकि सिंगल का आ जाएगा अंडर रूट करने से आपके पास x इज इक्वल हो जाएगा, तो अंडर रूट 28.8। द आंसर इज 5.36। तो सिंगल उसने पूछा था कार्बन मोनोऑक्साइड का, और इसका दोनों का जो है दोनों को हमने x यूज किया था, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर आपके पास आ गया है। यहाँ से मार्क कर देते हैं इसको, इसका लिया था हमने, इसका पार्शियल प्रेशर लिया था, तो x की वैल्यू जो है आपके पास A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में कह रहा है कि यूनिट्स फॉर KC, तो इसमें आपके पास प्रोडक्ट में आपके पास 4 मोल्स हैं, रिएक्शन में 2 मोल्स हैं। आपको पता है कि प्रोडक्ट की पावर बन जाएगी 4, रिएक्शन की पावर बन जाएगी 2, x हो जाएगा 4 - 2, मतलब x की पावर हो जाएगी 2, और x क्या चीज़ है, मोल पर dm³ की पावर 2 करना है, विच इज़ मोल स्क्वायर एंड dm - 6, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलाइज बाय प्लाटिनम दिस रिएक्शन, कैटलिस्ट के लिए कौन सी बात ठीक है, कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, दिस इज़ ट्रू। आप लोग एंथैल्पी में पढ़ के आ रहे हैं, तो आपके पास एंथैल्पी चेंज होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कैटलिस्ट क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, ये एंथैल्पी चेंज है इसकी, ये इसकी है, तो कैटलिस्ट सिर्फ इस चीज़ को चेंज कर देता है, अगर ये है इसको थोड़ा सा चेंज कर देता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होता है दैट रिमेन सेम, मीन्स डेल्टा एच रिमेन सेम, तो हैज़ नो इफेक्ट ऑन डेल्टा एच, ट्रू। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ट्रू। इस केस में क्योंकि रिवर्सिबल है, तो आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स होता है, तो दोनों रेट बढ़ेंगे।
इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो ये काम तो सिर्फ आपको पता है कि कौन कर सकता है, टेम्परेचर, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो 1 एंड 2 मतलब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कई दफ़ा पूछ चुका है ये। इसमें जो है आर जो है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का उसने प्लॉट किया है, एंड प्रोडक्ट जो है यू कैन सी द टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, आपको बताया था वाई से ज़्यादा पास होगा तो फास्ट होगा, एंड वाई से दूर हो जाएगा तो इसका मतलब स्लो हो जाएगा। दूसरी बात, हाइट से आपको पता चलता है इसके मोल्स और इसकी भी अमाउंट। ये डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल हो गया, एंड हो गया इसका तो, लेकिन ये डायरेक्शन अब पता नहीं कि किस तरफ जा रहा है, इसका एंड शो नहीं कर रहा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ। बहरहाल देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट 2 के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। तो 1 से 2 किया इसने, तो ऐसा क्या किया होगा, लोअर पी वॉज यूज इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अगर आप पी मतलब रिएक्टेंट की अमाउंट कम यूज़ करेंगे तो फिर आर भी आपके पास कम बनेगा ना, ठीक है। तो ये बात ठीक है, रेट स्लो हो जाएगा, आर कम बनेगा। डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़, तो आपको पता है कि इसकी स्पीड अलग है एंड इसकी स्पीड उसी टाइम पे अलग है। तो दिस इज़ स्लो, दिस इज़ फास्ट, तो डिफरेंट कैटलिस्ट की वजह से ऐसा हो सकता है। द प्रोडक्ट एस वॉज कंटिन्यूसली रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन वेसल। अगर प्रोडक्ट को मैं रिमूव कर दूँ तो रिएक्शन तो आगे जाएगा, जब आगे जाएगा तो आर की वैल्यू तो बढ़ेगी, तो हमारे पास इसको फिर ग्राफ कैसा होना चाहिए था, आर की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, तो ऐसा तो नहीं हो रहा। स्पीड उसकी ज़्यादा हो जानी चाहिए थी, प्रोडक्ट ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो तो कम हो रही है आपके पास। तो एक्चुअल में तो आपके पास जो है इसकी अमाउंट इंस्टेड ऑफ दिस इट इज़ लो, तो ये बात गलत हो रही है। 1 एंड 2 मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड, विच स्टेटमेंट अबाउट कैटलिस्ट आर करेक्ट। ऑल्टर द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ट्रू, आपको पता है कि ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है, ऑल्टरनेट मैकेनिज्म भी करवाया था आपको रेट में। कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ट्रू। अगर आपके पास यहाँ पर ये है, आप फॉरवर्ड जाते हैं तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये बन जाती है, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप रिवर्स में आते हैं तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये वाली होती है। नहीं, तो कैटलिस्ट आपको पता है कि क्या करता है, कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो फॉरवर्ड के लिए भी आसान हो गया एंड रिवर्स के लिए भी आसान हो गया, तो दिस इज बात ट्रू। कैटलिस्ट ऑल्टर द कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, नो इट डज नॉट, ये नहीं करता, ऑल्टर नहीं कर सकता कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन में तो ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास बस इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन करवा देता है, ठीक है। तो आप इसको, हमने समझाया था आपको कि ये वाली जगह जो है ये, अगर इसको मैं वाइड कर दूं तो बस इतना सा काम होता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम इन लेसर टाइम, बस। तो 1 एंड 2 का मतलब हो गया बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें जो है इसने PCl 5 दिया है, ओके। 1 डेसीमीटर क्यूब के कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गई, एक्सपेरिमेंट रिपीटेड, 1 मोल ऑफ फास्फोरस, सेम टेम्परेचर है, वॉल्यूम 2 कर दिया इसने। इसका मतलब पहले जो वॉल्यूम था आपके पास वो 1 था, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, वॉल्यूम डबल कर दिया। जब वॉल्यूम डबल कर दिया इसका मतलब कि ही हैज़ रिड्यूस द प्रेशर, प्रेशर उसने कम कर दिया है। हाउ द मेजरमेंट विल वेरी, तो आपको पता है प्रेशर कम करने से रिएक्शन जो है मोर मोल्स की तरफ जाएगा, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा करने से कम मोल्स की तरफ जाता है, लेसर मोल की तरफ, तो प्रेशर रिड्यूस करने से टू ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, मोर मोल्स वाली डायरेक्शन में मूव करेगा। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस आर हायर एट इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप और से देखें तो होगा क्या कि प्रेशर ज़्यादा करने से कम करने से रिएक्शन आगे जाएगा, जाने देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम का मामला हो रहा है तो इसकी वजह से आप देखते हैं कि क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल इसकी कॉन्सनट्रेशन जो है हम ले लेते हैं, समझ लें कि आप जो है इसका शुरू में 1 था, इसका 0 था, इसका 0 था, और फिर इक्विलिब्रियम पे जो है लेट से इट इज़ 40% डिकम्पोज्ड, तो आपके पास 0.6 ये बच गया, 0.4 और 0.4 ये बन गया। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, तो 1 में अगर हम बात करते हैं तो 1 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आपको इनको 1 डेसीमीटर क्यूब से मोल्स को डिवाइड करना था, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.4, 0.4 एंड 0.4। ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में यहाँ पे ले लेते हैं
तो उस वक्त आपके पास आपको 2 वॉल्यूम्स डिवाइड करना था। तो कलर डिफरेंट यूज़ करके दिखा रहे थे आपको। तो इस वक्त आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 0.4/2, 0.4/2 एंड 0.6/2। तो इसका आंसर बन जाएगा आपके पास 0.2 कॉन्सेंट्रेशन एंड इट इज़ ऑल्सो 0.2 एंड इसका भी आंसर 0.3 हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट 2 में आपके पास कॉन्सेंट्रेशन इफ़ यू कंपेयर तो 1 में ज़्यादा थी और 2 में कम हो गई हैं। तो उसने कहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आर हायर तो नहीं हो रही है, आपको नज़र आ रहा है। एंड इसके बाद उसने सेकंड कहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 लोअर इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था, 0.6 था ये। तो इसको देखिए अगर होल से, आपको देखना क्या है, एक्सपेरिमेंट 1 में इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, 2 में इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो गई है क्योंकि वॉल्यूम आपने वो कर दिया, ज़्यादा कर दिया था। तो मोल अपॉन वॉल्यूम से कॉन्सेंट्रेशन आती है। तो इट इज़ डिक्रीज्ड, इट इज़ लोअर। तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ राइट। एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल गैसेस आर सेम। तो ऐसा तो नहीं होता, दोनों की सबकी सेम तो नहीं होगी, किसी 50% कभी भी नहीं होता, ठीक है। डिकम्पोजिशन नॉर्मली नहीं होता, तो किसी पोर्शन में हो सकता है। तो ये बात सच नहीं हो सकती हर केस में। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट हायर इन सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो सिर्फ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट इज़ ओनली इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो आपने सिर्फ प्रेशर को चेंज किया है, वॉल्यूम को चेंज किया है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें केसी की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है और जो है आपको डेटा दिया है। लेट्स स्टार्ट। तो इसने कहा कि वन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इज़ दिस, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल। अच्छी बात है जी। इसकी तो बता दी है उसने। अच्छा, स्टार्ट नहीं बताया, ठीक है। एक होता है हम स्टार्ट लिखते हैं, वो नहीं बताया उसने, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम बता दिया, आसान कर दिया काम को। उसने कहा कि 7.6 एक्सपोनेंट -6 है, जबकि इसकी और इसकी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। अब उसने क्योंकि केसी पूछा है, एक समय चाहिए। अब आपको पता है कि रिएक्टेंट जो है वो किसी भी पोर्शन में अगर डिक्रीज़ करता है तो वी कैन कंपेयर इट। इसकी अगर 4 मोल हो, इसका 1 मोल होता है। तो अगर इसके पॉइंट्स आपके पास इतने होंगे मोल्स, तो इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे? अगर इसका 1 हो Hb का, तो ऑक्सीजन के जो हैं 4 मोल्स होते हैं। और अगर इसके हैं 7.6 -6, इसके हो जाएगा आंसर ये। और जो x की वैल्यू आ जाएगी उतनी उसने कहा कि उसकी भी है। तो 7.6 एक्सपोनेंट -6 एंड डिवाइड बाई कर देंगे इसको 4। तो आंसर आया 1.9। तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 1.9 एक्सपोनेंट -6। वो कह रहा है उसका भी आंसर इतना ही होगा, -6। सेट हो गया जी। अब हम इसको प्लग इन कर सकते हैं। तो हमारे पास तीनों की कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है, ये भी और ये भी। तो केसी का एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे लिख दूँ, तो केसी में प्रोडक्ट का आपके एक ही मोल है, तो 1.9 एक्सपोनेंट -6, जबकि रिएक्टेंट के मोल्स आपके पास 1.9 Hb का मोल्स -6 यही रहेगा। जबकि ऑक्सीजन के जो मोल्स है ना 7.6 एक्सपोनेंट -6, इसका आपको 4 टाइम भी करना पड़ेगा। तो केसी आ जाएगा आपके पास, और केसी बड़े प्यार से आ रहा है क्योंकि ये कट रहा है। तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 7.6 एक्सपोनेंट -6। और इसका करना क्या है, इसकी पावर देनी है 4। तो 2.99 एक्सपोनेंट 20, 2.99 एक्सपोनेंट +20, तो विच इज़ एक्चुअली A। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ दिस विच कंडीशन। अच्छी बात है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मतलब झील की बात कर रहे हैं इसकी। इट मीन्स कि ही वांट टू मूव द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपको पहली बात उसने की है कि एक्सो है तो उसको आगे ले जाने के लिए लो टेम्परेचर यूज़ करना चाहिए। एंड नंबर 2, प्रेशर की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 1 मोल। तो अगर आप फॉरवर्ड की तरफ मूव करवाना चाहते हैं, यू नीड टू इंक्रीज़ प्रेशर इंक्रीज़ करने से कम मोल्स की तरफ जाता है, तो प्रेशर शुड बी हाई। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें he says K sample of this particular at this temperature it is found that partial pressure of this is this much time
पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। व्हाट इज़ Kp? अच्छी बात हो गई। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है HI का इज़ दिस मच टाइम्स ऑफ H2। मतलब अगर इसका पार्शियल प्रेशर इतना है तो इसका होगा 28। तो आपको पता है कि वी कैन कंपेयर द प्रोडक्ट एज वेल। तो फिर उसका भी इसका 1:1 का रेशियो है, तो इसका मतलब प्रेशर इसका भी इतना ही होगा। फिर अब जो है Kp निकालना है। देखिए हम मोल्स निकाल के फिर उसके पार्शियल प्रेशर निकालते थे, उसने पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट दे दी है। तो हमने करना क्या है, सिर्फ Kp लिखना है। तो ऊपर आ जाएगा 1 × 1 और पावर और कोई नहीं इनकी। नीचे आ जाएगा 28 और उसकी पावर बन जाएगी 2। पार्शियल प्रेशर उसने दिए थे, डायरेक्ट करना था, मोल्स वोल्स नहीं दिए थे। लेट मी सी, मोल्स तो नहीं है ना, ये पार्शियल प्रेशर ही है। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/28 का स्क्वायर। 1.27 -3 आ रहा है, तो ये बन गया। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। इसमें कह रहा है कि इतने मोल्स N2 के, इतने मोल्स H2 के इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रेजेंट हैं एंड Kc की वैल्यू इतनी है। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया निकालनी है। अच्छा जी, आपको और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम 6 डेसीमीटर क्यूब दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास ये मोल्स है ना, इसको आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। तो N2 की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपने करना है 7.2 डिवाइड बाई 6, बल्कि उधर ही कर देता हूँ, जान छुड़ाते हैं। Kp का एक्सप्रेशन लिखते हैं Kc का। तो आपके पास NH3 की कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड करनी है, लीव इट। नीचे आ जाएगा N2 की कॉन्सेंट्रेशन एंड H2 की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। Kc की वैल्यू कितनी है आपके पास, Kc की वैल्यू है 6.0 एक्सपोनेंट -2। इसकी आपको निकालनी है, लीव इट। इधर हो जाएगा आपके पास 7.2 को 6 डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे एंड 12 को भी 6 डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे, पावर 3 बन जाएगी। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ले आते हैं यहाँ पर। तो 6.0 बल्कि इसको 0.06 हो गया, जान छुड़ाएँ। यहाँ से NH3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1.2, इसका आ जाएगा 2 की पावर 3। अच्छा जी, ये हो गया 8। इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 पावर 3 8 हो गया। इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन 0.06 से। तो आपके पास आ गया 0.576 विच इज़ इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया स्क्वायर से अगर जान छुड़ानी हो तो आपके पास अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज़ इक्वल टू हो जाएगी, अंडर रूट करना पड़ेगा आंसर का। तो अंडर रूट आंसर ये आ रहा है 0.76758.9। तो इसका मतलब हो गया इनमें से बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट विल इंक्रीज द रेट। ठीक है, यील्ड विल की बात नहीं कर रहा। एडिंग आर्गन टू द मिक्सचर कीपिंग टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा, आर्गन ऐड करने से पता नहीं, देखते हैं इसको। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, रेट बोला उसने, ये याद रखिएगा। तो रेट तो इफेक्टिव क्लीन पर डिपेंड करता है, तो डिक्रीज करने से इफेक्टिव क्लीन तो नहीं बढ़ेंगे। इंक्रीजिंग टोटल प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टोटल वॉल्यूम। अच्छा, प्रेशर ज़्यादा करने से, ये प्रेशर था और प्रेशर आप ज़्यादा कर देंगे तो पार्टिकल जितने भी थे पहले उतने ही पार्टिकल्स होंगे, लेकिन कंजस्टेड हो जाएंगे, तो इफेक्टिव क्लीन बढ़ जाएंगी, रेट बढ़ जाएगा। तो ये तो सही है। रिमूविंग अमोनिया तो उससे रेट, कीपिंग द टोटल वॉल्यूम प्रेशर से। तो आपके पास एक फैक्टर जिसमें डोमिनेट है, अगर नहीं होता तो फिर देखते बाकियों के बारे में। तो आर्गन का, इससे आर्गन को डोज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे जो है पार्टिकल्स तो दूर हो जाएंगे, दूसरे पार्टिकल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें, तो इफेक्टिव क्लीन के चांसेस कम हो जाएंगे।
क्योंकि वो ऑर्गेनिक पार्टिकल से कोलाइड करेंगे, तो ये वाली बात गलत हो रही है। डिक्रीजिंग टेम्परेचर तो काट दी है हमने। एंड रिमूविंग अमोनिया, अमोनिया को रिमूव कर देंगे, बट कीपिंग, तो अगर अमोनिया को रिमूव कर देंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड यील्ड बढ़ सकती है। रेट तो आपके पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो अमोनिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड जो रेट है वो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, तो ये वाली बात भी गलत हो रही है। एंड क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा जी, अगेन इट्स सिंपल, सही आसान लग रहा है। ये कह रहा है ग्रेटेस्ट यील्ड ऑफ हाइड्रोजन, मतलब रिएक्शन ये रहा हाइड्रोजन, इसकी यील्ड ज़्यादा करनी, रिएक्शन को आगे मूव करना है। एंडो है तो टेम्परेचर शुड बी हाई। एंड मोल्स प्रेशर को देखें तो यहाँ पर 2 मोल्स हैं और यहाँ पर 4 मोल्स हैं, तो आपको इस तरफ लेके जाना है ज़्यादा मोल्स की तरफ, तो प्रेशर शुड बी लो। तो लो प्रेशर पे ये काम होगा। प्रेशर ज़्यादा करने से लेस मोल्स की तरफ जाता है, प्रेशर कम करने से मोर मोल्स की तरफ जाएगा, क्योंकि गैसेस थी। तो ये हो गया आपके पास 20 तक क्वेश्चन, और 21 से जो है फिर हम इसको नेक्स्ट उसमें वीडियो में बताते हैं आपको।